हेलो एवरीवन। अब हम संतुलित विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी हम आज का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी संतुलित विनिमय दर का निर्धारण। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले विनिमय दर क्या होती है वो हम जानते हैं कि एक देश की जो मुद्रा है उसका दूसरे देश की जो मुद्रा के अंदर मूल्य होता है उसे हम जो है विनिमय दर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि भी एक जो यूएस डॉलर है उसका मूल्य जो है 72 रुपीज है। तो इसके अंदर एक जो देश की करेंसी है उस करेंसी का जो मूल्य दूसरे देश की करेंसी के अंदर हम निर्धारित करते हैं उसे हम विनिमय दर कहते हैं। या हम कहें कि एक जो रुपया है उसका अगर आप डॉलर के अंदर मूल्य निकालते हैं तो 1/72 यूएस डॉलर होगा। तो इस प्रकार से जब एक देश की मुद्रा का जो है किसी दूसरे देश की मुद्रा के अंदर मूल्य निर्धारित किया जाता है तो उसे हम जो है विनिमय दर कहते हैं। दूसरा इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा के साथ में बदली जाती है, परिवर्तित की जाती है, उसे विनिमय दर कहते हैं। अगर हम विनिमय दर के निर्धारण की बात करते हैं तो जिस प्रकार से कोई भी जो वस्तु होती है या सेवा होती है उसकी जो कीमत हम निर्धारित करते हैं उसी प्रकार से जो है विनिमय दर का भी निर्धारण किया जाता है। लेकिन वस्तु या सेवा की अगर हम कीमत निर्धारित की बात करते हैं तो उसके अंदर भी दो चीजें आती है। एक तो इसकी कीमत जो सरकार तय कर सकती है, बहुत सारे उत्पाद ऐसे होते हैं जिनकी कीमत सरकार तय करती है और सरकार ने जो कीमत तय कर दी वो स्थिर कीमत रहती है। और दूसरा वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमत होती है वो बाजार के द्वारा तय की जाती है, यानी वस्तुओं और सेवाओं की जो मांग और पूर्ति होती है उसके द्वारा कीमत का निर्धारण होता है। तो उसी प्रकार से जो विदेशी विनिमय होता है, विदेशी करेंसी होती है, उसकी जो कीमत का निर्धारण है या दर का निर्धारण वो भी दो प्रकार से होता है। एक तो कई बार सरकार उसको निर्धारित कर देती है, कई बार जो है बाजार शक्तियों के द्वारा उसका निर्धारण होता है। तो आज हम जो है दोनों ही तरीकों से जो ये देखेंगे। तो पहला है स्थिर विनिमय दर का निर्धारण जो कि सरकार के द्वारा किया जाता है, और दूसरा है स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंदर अगर आप विनिमय दर के निर्धारण की बात करते हैं तो इसके अंदर हम जो दो अवस्थाओं में विनिमय दर के निर्धारण का अध्ययन करेंगे। पहला, जब स्वर्णमान मुद्रा प्रणाली प्रचलित थी। स्वर्णमान मुद्रा प्रणाली का मतलब क्या है कि जब जो है प्रत्येक देश की जो करेंसी होती थी उसके अंदर सोने की मात्रा होती थी और उसी के आधार पर जो विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। दूसरा, पत्र मुद्रा प्रणाली के अंदर विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। और दूसरा जो हमारे पास में लोचशील विनिमय दर है उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए अब हम एक एक करके इनको जो डिस्कस करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली होती क्या है। कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली जो होती है वह विनिमय की दर होती है जिसमें सरकार के द्वारा जो विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है और एक बार जब उसमें निर्धारण उसका हो जाता है तो उसके बाद उसमें जो है बाजार शक्तियों के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार अगर चाहे तो उसके अंदर परिवर्तन की संभावना है, सरकार जो उसको चेंज कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि भी एक यूएस डॉलर बराबर 25 रुपीज जो है सरकार ने निर्धारित कर दी विनिमय दर। अब इसके बाद में जो है इस दर के अंदर जो है परिवर्तन नहीं होगा और अगर परिवर्तन होता है तो उसको सरकार जो है वो इसी विनिमय दर पर रखने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार से स्थिर विनिमय दर जिस दर को सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है और सरकार के द्वारा एक बार उसका निर्धारण कर दिया जाता है उसके बाद उस विनिमय दर के अंदर सरकार की इच्छा के बिना परिवर्तन संभव नहीं होता। तो इसके अंदर हम पहले देखते हैं कि स्वर्णमान मुद्रा प्रणाली जो उसके अंदर जो विनिमय दर निर्धारित होती थी वो स्थिर विनिमय दर निर्धारित होती थी। तो उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। 1930 से पहले अगर आप देखते हैं तो 1930 से पहले जो पूरे विश्व के अंदर स्वर्णमान प्रणाली प्रचलित थी। इसमें प्रत्येक देश की जो करेंसी होती थी, जो मुद्रा होती थी, उसके अंदर जो सोने की कुछ न कुछ मात्रा होती थी। तो इसके अंदर जब विनिमय दर का निर्धारण किया जाता था तो ऐसे के अंदर ये देखा जाता था कि भी दो देशों की जो मुद्राएं हैं उनके अंदर सोने की मात्रा कितनी है। तो फिर उस सोने की मात्रा के आधार पर जो है विनिमय दर का निर्धारण किया जाता था। जैसे मान लीजिए कि एक जो रुपया उसके अंदर 2 ग्राम सोना है और एक जो डॉलर है उसके अंदर जो है 2 ग्राम सोना है, तो दोनों के अंदर बराबर है, इसका मतलब 1 रुपया बराबर 1 डॉलर हो जाएगा। तो विनिमय दर जो है 1:1 हो गई।
दूसरा अगर आप इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए कि भी एक जो रुपया है उसके अंदर जो है 1 ग्राम सोना है, और एक जो यूएस डॉलर है उसके अंदर 2 ग्राम सोना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भी $1 जो है उसके अंदर 2 गुना सोना है, तो एक जो डॉलर है उसके बदले में 2 रुपए आ सकते हैं। तो विनिमय दर जो है $1 बराबर 2 रुपए। और अगर आप रुपए की बात करते हैं तो 1 रुपए के अंदर डॉलर से आधे सोने की मात्रा है, क्योंकि डॉलर के अंदर 2 ग्राम सोना है और रुपए के अंदर 1 ग्राम सोना है, तो 1 रुपए में आधा डॉलर जो वो आ सकता है। तो 1 रुपया बराबर 1/2 डॉलर। तो इस प्रकार से जो स्वर्णमान प्रणाली थी, उस स्वर्णमान प्रणाली के अंदर जो विनिमय दर का निर्धारण जो वो सोने की मात्रा के आधार पर किया जाता था। तो इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि $1 के अंदर 1 ग्राम सोना है और पौंड के अंदर 2 ग्राम सोना है, तो इन दोनों में जो विनिमय दर का निर्धारण इन दोनों में जो सोने की मात्रा है उसके आधार पर किया जा सकता है। तो इसमें निर्धारण कैसे होगा, $1 बराबर 1/2 पौंड, क्योंकि डॉलर के अंदर जो वो पौंड से आधा सोना है, डॉलर में 2 ग्राम है, पौंड में 1 ग्राम है, तो $2 मिल करके जो है 1 पौंड खरीद सकते हैं, क्योंकि जब $2 होंगे तो उसके अंदर जो 2 ग्राम सोना हो जाएगा तो 1 पौंड के बराबर हो जाएगा। अब अगर आप एक ही डॉलर की बात करते हैं तो उसमें आधा पौंड ही वो खरीद पाएंगे। तो इस प्रकार इनके बीच में जो विनिमय दर है वो $1 बराबर 1/2 पौंड। और अगर आप पौंड में निर्धारित करते हैं तो पौंड के अंदर जो है वो 2 गुना सोना है, तो 1 पौंड से जो है $2 खरीदे जा सकते हैं। तो 1 पौंड बराबर $2। तो इस प्रकार से स्वर्णमान प्रणाली की अवस्था के अंदर जब वो विनिमय दर का निर्धारण जो है विभिन्न करेंसियों के अंदर जो सोने की मात्रा है उस सोने की मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। दूसरा, पत्र मुद्रा प्रणाली में विनिमय दर का निर्धारण 1945 के अंदर अगर आप देखें तो जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई, IMF की, तो इसके जो सदस्य देश थे इन्होंने अपनी अपनी मुद्रा का मूल्य जो सोने के रूप में घोषित कर दिया था। कि जैसे मान लीजिए कि भी अमेरिका ने कहा कि भी मेरा जो $1 है उसका जो सोने के अंदर जो मूल्य है वो 2 ग्राम है, यानी 2 ग्राम सोने के बराबर जो है $1 का मूल्य है। भारत ने भी कह दिया कि भाई हमारा जो रुपया है वो भी जो है 2 ग्राम सोने के बराबर उसका मूल्य है। तो दोनों की जो विनिमय दर है वो 1:1 हो जाए, क्योंकि दोनों के अंदर जो सोने के अंदर जो मूल्य है दोनों का एक समान है। अब अगर ये देखा जाए कि एक देश जो है भारत जो रुपया जो है वो उसका जो मूल्य है वो 2 ग्राम सोने के मूल्य के बराबर है, और जो डॉलर है उसका जो मूल्य है सोने के अंदर वो जो है 1 ग्राम के बराबर है। तो इस अवस्था के अंदर जो विनिमय दर का निर्धारण होगा वो 1 रुपया बराबर $2 और $1 बराबर 1/2 रुपया। यानी सिस्टम वही है, लेकिन उसके अंदर जो केवल सोने की मात्रा को देखा जाता था, और अब जो है इसके अंदर प्रत्येक करेंसी का मूल्य जो सोने की मात्रा की बजाय सोने की कीमत के रूप में देखा जाता है। तो इसके अंदर सदस्य देश जो थे अपनी अपनी मुद्रा का मूल्य सोने में घोषित करते थे, और उस मूल्य के अनुसार जो बाद में विनिमय दर का निर्धारण किया जाता था। इसमें यदि एक देश की सरकार अपनी मुद्रा का मूल्य जो वो सोने के रूप में बदल देती थी तो उसी के अनुसार जो विनिमय दर में भी परिवर्तन हो जाता था। यानी अगर एक देश की सरकार ने पहले कहा कि भी मेरा जो एक मुद्रा की मात्रा है वो 2 ग्राम सोने के बराबर है, मूल्य के बराबर है, बाद में उसने कहा कि अब तो ये जो है 3 ग्राम के बराबर हो जाएगी, तो बाद में जब विनिमय दर का निर्धारण होगा तो इस 3 के हिसाब से किया जाएगा। तो जब कभी भी एक देश की सरकार अपनी मुद्रा का मूल्य सोने के रूप में चेंज करती थी तो उसी के अनुसार जब उस देश की करेंसी जो है उसकी विनिमय दर में भी परिवर्तन हो जाता था। इस अवस्था के अंदर जो है एक देश की सरकार अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलित करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का मूल्य। अगर किसी देश का जो एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रतिकूल है। तो इसके अंदर जो है एक देश की जो सरकार थी वो एक निश्चित सीमा के अंदर अपनी विनिमय दर में परिवर्तन कर सकती थी। तो जब एक देश के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रतिकूल है तो एक देश की सरकार जो है अपने देश की जो मुद्रा है उसके मूल्य के अंदर कमी करेगी, यानी विनिमय दर में गिरावट आएगी। जब विनिमय दर में गिरावट आएगी तो उससे एक्सपोर्ट सस्ता होगा, वो बढ़ेगा, इंपोर्ट में होगा उसमें कमी होगी, जिसकी वजह से दोनों के अंदर समानता आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो है पत्र मुद्रा प्रणाली के अंदर भी एक देश की जो विदेश करेंसी है उस करेंसी का जो मूल्य है वो निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन वो मूल्य जो निर्धारित करने के लिए
पहले एक देश की करेंसी का मूल्य जो है सोने के मूल्य के रूप में बदला जाता है और फिर उसी के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण होता है। हालांकि ये विनिमय दर स्थिर जरूर होती है, लेकिन इसके अंदर भी एक सीमा के अंदर जो है एक देश की सरकार परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट है लोचशील विनिमय दर। तो पहले आप लोचशील विनिमय दर का अर्थ जानते हैं। जो लोचशील विनिमय दर होती है उसके अंदर जो विनिमय दर का निर्धारण उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। वस्तु की कीमत का निर्धारण वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाता है। तो उसी प्रकार से जो विदेशी विनिमय की मांग है और विदेशी विनिमय की पूर्ति है उसकी समानता के आधार पर जो है लोचशील विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। तो इस अवस्था के अंदर जो विनिमय दर निर्धारित होती है उसे संतुलित विनिमय दर कहते हैं, और इसके अंदर जो सरकार होती है वो विनिमय दर का निर्धारण नहीं करती और सरकार जो इसमें ज़्यादातर हस्तक्षेप नहीं करती। इसमें विनिमय दर के अंदर अपने आप परिवर्तन होता है मांग और पूर्ति में परिवर्तन आने पर। इस प्रकार से जब हम लोचशील विनिमय दर प्रणाली के निर्धारण की बात करते हैं तो इसको निर्धारित करने वाली दो शक्तियां जो हमारे सामने आती है, एक तो मुद्रा की मांग जिसको विदेशी विनिमय की मांग भी कह सकते हैं, विदेशी करेंसी की मांग भी कह सकते हैं, और दूसरा है मुद्रा की पूर्ति जिसको आप विदेशी मुद्रा की पूर्ति भी कह सकते हैं या विदेशी विनिमय की पूर्ति भी कह सकते हैं। तो अब हम एक एक करके ये डिस्कस करते हैं कि भी मुद्रा की मांग जो होती है विदेशी मुद्रा की मांग वो क्यों की जाती है, एक देश विदेशी मुद्रा क्यों लेना चाहेगा, और दूसरा एक देश जो है उसके अंदर विदेशी मुद्रा की पूर्ति किन किन अवस्थाओं में होती है। तो विदेशी मुद्रा की मांग का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं भारत अगर विदेशी मुद्रा लेकर के चलता है डॉलर, तो भारत को डॉलर की कब कब आवश्यकता पड़ेगी, वो विदेशी मुद्रा की मांग है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लेते हैं कि किन किन अवस्थाओं के अंदर भारत को डॉलर प्राप्त होगा, वो जो है विदेशी मुद्रा की पूर्ति होगी। तो पहले विदेशी विनिमय या मुद्रा की मांग क्यों की जाती है। पहला नंबर 1, विदेशी मुद्रा की मांग वस्तुओं और सेवाओं का आयात करने के लिए की जाती है। हम अमेरिका से जो एक सामान मंगवाना चाहते हैं और वो सामान जो वो $100 का है, तो पहले हमें जो है अमेरिका के $100 जो है अपने रुपए के बदले में लेने पड़ेंगे, और जब हमने अपने रुपए के बदले में ये डॉलर ले लिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने डॉलर की मांग की है कि भी हमें $100 का सामान अमेरिका से मंगवाना है, इसलिए हमें जो है $100 की आवश्यकता है। तो पहला, जब कभी भी विदेशों से आयात किया जाता है तो उसके लिए हमें जो है विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम जो विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं। दूसरा, विदेशी मुद्रा की मांग ऋण का भुगतान करने के लिए भी की जाती है। मान लीजिए कि भारत ने जो है अमेरिका से उधार ले रखा है, अब भारत को जो है अमेरिका का उधार चुकाना है। जब भारत अमेरिका का उधार चुकाएगा तो वो ऋण के रूप में चुकाएगा, क्योंकि उसने ऋण लिया था डॉलर के रूप में, तो डॉलर के रूप में जब उसको चुकाना है तो वो ऋण का जो भुगतान किया जाएगा वो डॉलर के रूप में किया जाएगा। इसलिए जब कभी भी एक देश ऋण का भुगतान करता है तो उसके लिए उसे जो है विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है और वो विदेशी मुद्रा की मांग करता है। नेक्स्ट है, विदेशों में निवेश करने के लिए अगर भारत का कोई भी नागरिक अमेरिका में निवेश करना चाहता है, अमेरिका में जाकर के वो अपना प्लांट लगाना चाहता है, तो अमेरिका में जो भी वो वहाँ से सामान खरीदेगा तो उसके लिए उसे डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक जो निवेशक होता है वो विदेशों में निवेश जब करता है तो उसे जो है विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए निवेशक जो है विदेशी मुद्रा की मांग करता है। नेक्स्ट है, विदेशों में पर्यटन के लिए विदेशी मुद्रा की मांग। अगर कोई भी व्यक्ति, भारत से एक व्यक्ति जो है अमेरिका में घूमने के लिए जा रहा है, तो अमेरिका में अगर वो कहीं भी रहता है होटल में तो वहाँ उसको पेमेंट डॉलर में करनी पड़ेगी। अगर वो किसी टैक्सी में घूमने के लिए जाता है तो टैक्सी वाले को पेमेंट जो है वो डॉलर में करनी पड़ेगी। अगर कहीं से भी वो कोई भी सामान खरीदता है तो उसे जो पेमेंट है वो डॉलर के रूप में करनी पड़ेगी। वो पेमेंट वो तभी कर पाएगा जब पहले उसके पास में डॉलर होंगे। तो जब कभी भी वो घूमने के लिए अमेरिका में जाएगा तो पहले जो विदेशी मुद्रा अपनी जेब में रखेगा, यानी उसकी मांग करेगा। तो इसलिए जब भी कोई भी एक देश के नागरिक दूसरे देश के अंदर सैर सपाटे के लिए जाते हैं तो उसके लिए जो वो विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं। नेक्स्ट है, विदेशों में पढ़ाई के लिए विदेशी मुद्रा की मांग की जाती है। तो जो भी स्टूडेंट्स विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो जिस देश में भी जाएंगे उनका जो खर्चा होगा उसी देश की मुद्रा में वहाँ पर करना पड़ेगा।
तो इसलिए वो जो है विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं। नेक्स्ट है विदेशों में उपहार देने के लिए। अब मान लीजिए कि हम जो है हमारा कोई दोस्त जो अमेरिका में रह रहा है, उसके बर्थडे के ऊपर हम जो उसको कार गिफ्ट करना चाहते हैं, तो हम जो है अमेरिका से कार खरीद करके उसको वहाँ अगर गिफ्ट करेंगे तो हमें जो उस कार की पेमेंट US डॉलर में करनी पड़ेगी। तो इसलिए जब हम उसको गिफ्ट देंगे तो हमें जो है विदेशी मुद्रा की जो वो मांग करनी पड़ेगी। हमारे पास में अगर डॉलर होंगे तो ये हम जो है कार की जो पेमेंट है वो डॉलर के रूप में कर पाएंगे और उसको गिफ्ट दे पाएंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ अवस्थाएं हैं जिन अवस्थाओं की वजह से जो है विदेशी मुद्रा की मांग की जाती है। तो पहला आयात करने के लिए, दूसरा ऋणों का भुगतान करने के लिए, तीसरा विदेशों में निवेश करने के लिए, चौथा जब पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं तो उसके लिए विदेशी मुद्रा की मांग की जाती है। अगर कोई छात्र विदेशों में पढ़ाई करने के लिए जाता है तो उसके लिए विदेशी मुद्रा की मांग की जाती है। और विदेशों में रहने वाले लोगों को अगर उपहार दिया जाता है वहीं से खरीद करके तो उसके लिए भी विदेशी मुद्रा की मांग करनी पड़ती है। इसके बाद होता है कि विदेशी जो मुद्रा की मांग है और जो विनिमय दर है उसके अंदर क्या संबंध होता है वो देखते हैं हम। विनिमय दर और विदेशी मुद्रा की मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है। विनिमय दर का मतलब क्या है? अब हम लेते हैं कि भी एक जो डॉलर है, $1 70 का है, $1 जो वो 80 का है और एक जो डॉलर है वो 60 का है। अब यहाँ पर देखिए कि हम कह रहे ऋणात्मक है संबंध। ऋणात्मक संबंध होने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं तो अगर विदेशी मुद्रा की जो विनिमय दर बढ़ेगी, विनिमय दर बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर हमें $1 महंगा खरीदना पड़ रहा है तो हम जो है डॉलर की मांग कम करेंगे, क्योंकि वहाँ से अगर आप वस्तु मंगवा रहे हैं तो महंगी पड़ रही है। अगर आप वहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो भी महंगा पड़ रहा है, अगर आप वहाँ निवेश कर रहे हैं तो भी महंगा पड़ रहा है। तो इस प्रकार से जब कभी भी विनिमय दर बढ़ती है तो विनिमय दर के बढ़ने के ऊपर एक वस्तु की, एक मुद्रा की जो मांग है वो कम की जाएगी। और अगर विनिमय दर सस्ती हो जाती है, जैसे मान लीजिए पहले 70 थी, अब जो है $1 की कीमत जो है वो 60 हो जाती है, इसका मतलब विनिमय दर कम हो गई। तो इसकी वजह से जो है डॉलर की मांग कम की जाएगी, ज़्यादा की जाएगी, क्योंकि अब डॉलर सस्ता हो गया है। पहले हमें जो सामान डॉलर में खरीदने के लिए 70 रुपये पे करने पड़ रहे थे, अब वही $1 का सामान खरीदने के लिए हमें केवल 60 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। तो इससे जो हमें लगता है कि भी विदेशों से आयात करना सस्ता हो गया है, उस देश में घूमना जो सस्ता पड़ेगा। तो जो भी जिन भी वजहों से आप विदेशी मुद्रा की मांग कर रहे थे वो सारी की सारी अब सस्ती पड़ने लगती है। इसलिए विदेशी मुद्रा की मांग जो है विनिमय दर के कम होने पर ज़्यादा की जाती है। तो जिस प्रकार से एक वस्तु की मांग और कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है, उसी प्रकार से विदेशी मुद्रा की जो विनिमय दर है वो उसकी कीमत ही है। तो उसके संबंध में भी यही सिद्धांत लागू होता है कि विनिमय दर और विदेशी विनिमय की मांग है उसमें ऋणात्मक संबंध होता है। तो इसकी वजह से जो विदेशी विनिमय की जो मांग की जाती है उसका जो वक्र होता है, मांग वक्र होता है, वो बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, यानी उसका जो शेप है वो ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट है विदेशी विनिमय या विदेशी मुद्रा की पूर्ति। विदेशी मुद्रा की पूर्ति का मतलब ये है कि वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिस अवस्था के अंदर हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। जैसे आप भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर किन किन अवस्थाओं के अंदर डॉलर आएगा, तो वो हम देखते हैं। पहला है विदेशों को वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करने से मुद्रा की प्राप्ति होती है, तो वो पूर्ति है। जब हम अपने देश की वस्तुएं और सेवाएं अमेरिका को भेजेंगे तो बदले में हमें जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। तो इसलिए विदेशी मुद्रा की जो प्राप्ति है वो तब होती है जब एक देश वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करता है। यानी पहले जो मांग थी वो उसकी अगर विपरीत परिस्थितियां होती है। मांग के लिए क्या होता था कि जब विदेशों से हम आयात करते थे तो हमें मांग की आवश्यकता थी, अगर हम विदेशों को निर्यात करें तो हमें विदेशी मुद्रा की पूर्ति प्राप्त होती है। दूसरा, जब विदेशों से ऋण प्राप्त करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने अमेरिका से ऋण लिया तो अमेरिका से हमें जो डॉलर के उसने डॉलर पकड़ा दिए कि भी ये ले जी, अब आप इस डॉलर को जो कन्वर्ट कर लो रुपयों में। तो जब कभी भी एक देश विदेशों से ऋण प्राप्त करता है तो उसे जो विदेशी विनिमय जो प्राप्त होता है, यानी उस अवस्था के अंदर विदेशी विनिमय की पूर्ति होती है। नेक्स्ट है जब एक देश के अंदर विदेशों से निवेश आता है, जैसे अमेरिका का एक व्यक्ति भारत के अंदर निवेश करने के लिए आ रहा है तो वो अपने घर से डॉलर लेकर के चलेगा,
डॉलर वो भारत के अंदर आकर के रुपए में कन्वर्ट करेगा तो भारत को डॉलर प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से जब कभी भी एक देश के अंदर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है तो उस देश के अंदर विदेशी मुद्रा की पूर्ति होती है। नेक्स्ट है, जब पर्यटक एक देश के अंदर घूमने के लिए आते हैं, अब अमेरिका से जो है पर्यटक भारत के अंदर घूमने के लिए आए तो वो अपने देश से डॉलर लेकर के चले, भारत की सीमा पर उन्होंने अपने डॉलरों को रुपए में कन्वर्ट करवाया तो भारत को जो है वो डॉलर प्राप्त हो गए, यानी भारत के अंदर विदेशी मुद्रा की पूर्ति हो गई। तो जब एक देश के अंदर पर्यटक घूमने के लिए आते हैं तो एक देश के अंदर विदेशी मुद्रा की पूर्ति होती है। जब विदेशी छात्र एक देश में पढ़ने के लिए आते हैं तो यहाँ पर वो भी जो है अपने साथ में विदेशी मुद्रा लेकर के आएंगे। जैसे मान लीजिए अफगानिस्तान का जो कोई भी स्टूडेंट है वो गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आता है तो अपने पास में जो है अफगानिस्तान के अंदर जो मुद्रा है वो लेकर के आएगा और उसको जो है पहले रुपए में कन्वर्ट करवाएगा। तो इस प्रकार से भारत को जो है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, यानी विदेशी मुद्रा की पूर्ति होती है। विदेशों से उपहार प्राप्त करने के लिए जब कोई भी हमारा दोस्त है वो अमेरिका में रहता है और वो हमें जो है कोई गिफ्ट देना चाहता है और वो भारत से गिफ्ट खरीद करके देना चाहता है तो उस अवस्था के अंदर क्या होगा कि वो जो है भारत में जब गिफ्ट खरीदेगा तो उसे पेमेंट जो है वो रुपए में करनी पड़ेगी। तो पहले वो भारत को डॉलर देगा, उस डॉलर को जो है रुपए में कन्वर्ट करवाएगा और फिर जो वो खरीदारी करेगा। तो इस प्रकार से विदेशों से जब उपहार प्राप्त होते हैं तो उससे भी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, यानी विदेशी मुद्रा की पूर्ति होती है। तो ये अवस्थाएं हैं जिन अवस्थाओं के अंदर जो विदेशी मुद्रा की पूर्ति होती है। एक तो विदेशों को जब हम वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करते हैं, जब हम विदेशों से ऋण प्राप्त करते हैं, जब विदेशों से हमारे देश में विदेशी निवेश आता है, जब विदेशी पर्यटक हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं या विदेशी छात्र हमारे देश के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं, या कोई विदेशी व्यक्ति हमें उपहार देना चाहता है, या कोई खेल के उद्देश्य से हमारे देश में आ रहा है, कोई अपना जो है वो इलाज करवाने के लिए अपने देश में आ रहा है। तो कोई भी जो विदेश का व्यक्ति ट्रांजैक्शन करने के उद्देश्य से हमारे देश में आता है, हमारे देश में आकर के किसी भी उद्देश्य के लिए वो खर्चा करता है तो उससे में विदेशी मुद्रा की पूर्ति होती है। अब इसके बाद है विनिमय दर और विदेशी मुद्रा की पूर्ति में संबंध। जिस प्रकार से एक वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच में संबंध होता है, वही संबंध जो होता है विदेशी जो मुद्रा की पूर्ति और विनिमय दर में होता है। जिस प्रकार से एक वस्तु की अगर कीमत बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई ज़्यादा की जाएगी और अगर कीमत कम होगी तो उसकी सप्लाई भी कम होगी। उसी वजह से अगर आप कीमत के ऊपर रेट ऑफ एक्सचेंज लिखते हैं, यानी विनिमय दर लिखते हैं, तो जब कभी भी विनिमय दर में वृद्धि होगी तो विनिमय दर की पूर्ति ज़्यादा होगी। अगर विनिमय दर के अंदर कमी होती है तो उसकी जो है पूर्ति भी कम होगी। अब विनिमय दर बढ़ने का मतलब क्या है कि पहले जो डॉलर है वो 70 है, 70 से बढ़कर के 80 का हो गया। तो विदेश वालों के लिए हमारे देश से सामान खरीदना अब सस्ता रहेगा, क्योंकि पहले वो 70 का सामान खरीद रहे थे $1 के बदले में, अब 80 का खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब वो ज़्यादा खरीदारी हमारे देश से करेंगे, जिससे हमारे देश को डॉलर की ज़्यादा प्राप्ति होगी, यानी पूर्ति बढ़ेगी। और अगर ये विनिमय दर कम होकर के 60 हो जाती है तो पहले के मुकाबले उनके लिए जो वो सामान खरीदना महंगा पड़ रहा है, तो वो हमारे देश से जो वो कम सामान खरीदेंगे, जिससे हमारे देश के अंदर जो वो विदेशी मुद्रा की पूर्ति कम होगी। तो इस प्रकार से विनिमय दर और जो विदेशी विनिमय की पूर्ति है उसके अंदर जो है ऋणात्मक संबंध होता है। और ये चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है कि विनिमय दर के बढ़ने पर विदेशी विनिमय की पूर्ति में वृद्धि होती है और विनिमय दर के कम होने पर विदेशी विनिमय की पूर्ति में भी कमी होती है। इस प्रकार से विनिमय दर और विदेशी विनिमय की पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है, इसलिए विदेशी विनिमय का जो पूर्ति वक्र है उसका ढाल भी धनात्मक होता है। अब आगे संतुलित विनिमय दर का निर्धारण। हमें पता है कि जिस प्रकार से एक वस्तु की संतुलन कीमत का निर्धारण वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा होता है, विदेशी विनिमय दर की जो संतुलित दर है उसका निर्धारण भी जो है उसी प्रकार से होगा। तो संतुलित विनिमय दर जो है उस बिंदु के ऊपर निर्धारित होगी जिस बिंदु के ऊपर विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होगी, यानी डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जहाँ पर ये एक दूसरे के बराबर है वहाँ पर जो है संतुलित विनिमय दर का निर्धारण हो जाएगा। तो इसको आप रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं। ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लिया है, यानी विदेशी मुद्रा की मांग ली है, विदेशी मुद्रा की मात्रा ली है, और ओ वाई एक्स के ऊपर एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर को लिया गया है। हमें पता है कि जो विदेशी विनिमय है उसकी जो मांग वक्र है उसका ढाल ऋणात्मक होता है,
ऋणात्मक ढाल का मतलब अगर एक्सचेंज रेट ज़्यादा है तो हम जो है विदेशी मुद्रा की मांग कम करेंगे, अगर एक्सचेंज रेट कम है तो विदेशी मुद्रा की मांग जो वो ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से एक्सचेंज रेट और विदेशी मुद्रा की मांग में ऋणात्मक संबंध की वजह से ये जो मांग वक्र है ऐसा होता है। और सप्लाई वक्र जो है वो धनात्मक आकार का है। हमें पता है कि अगर विनिमय दर कम है तो पूर्ति कम की जाएगी, अगर विनिमय दर ज़्यादा है तो पूर्ति जो है पहले से ज़्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो विनिमय दर है इसके जो सप्लाई कर्व होता है वो धनात्मक आकार का होता है। अब यहाँ पर विदेशी विनिमय का मांग वक्र और विदेशी विनिमय का जो पूर्ति वक्र है वो दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर कट करते हैं। तो ई बिंदु के ऊपर जो विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति जो ओ एम के बराबर है, और यहाँ पर जो संतुलन विनिमय की दर निर्धारित होती है वो ओ आर होती है। तो इस प्रकार से विदेशी विनिमय की संतुलन दर का निर्धारण वहाँ पर होता है जहाँ पर विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति एक दूसरे के समान होती है। अब मान लीजिए कि अगर अर्थव्यवस्था के अंदर विनिमय दर जो R1 है, तो R1 की अवस्था के अंदर आप देखिए कि यहाँ पर जो एक्सेस सप्लाई है, कुल मांग कितनी की जा रही है इस R1 दर के ऊपर A के बराबर की जा रही है, यानी R1 A के बराबर मांग की जा रही है, और इसके अंदर जो कुल सप्लाई है वो R1 B के बराबर है। तो A B के बराबर जो सप्लाई गैप क्रिएट होगा, यहाँ पर जो विदेशी मुद्रा की मांग है वो कम है और पूर्ति है वो ज़्यादा है, तो ये सप्लाई अधिक है, इसका मतलब पूर्ति ज़्यादा है मांग कम है। और जब ऐसा होगा तो उस अवस्था के अंदर धीरे धीरे जो विनिमय दर कम होगी और कम होते होते जो है ये वापस जो है ओ आर के बराबर आ जाएगी। दूसरी अवस्था के अंदर अगर विनिमय दर जो है R2 है, तो यहाँ पर देखिए कि विदेशी मुद्रा की जो मांग जो पूर्ति है ये एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड है, यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर जो एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड का मतलब कि यहाँ पर जो मांग है वो किसके बराबर है भाई, पूर्ति वो R2E के बराबर है और मांग जो वो R2K के बराबर है। तो E और K के बराबर जो वो डिमांड गैप क्रिएट हो जाता है कि इसके बराबर इतनी जो वो मांग ज़्यादा है। तो अब किसी भी वस्तु की जिस प्रकार से मांग ज़्यादा होती है तो उसकी कीमत बढ़ती है। तो यहाँ पर विदेशी विनिमय की मांग जो वो इतनी है, पूर्ति जो वो केवल इतनी है, तो ये मांग आधिक्य के कारण धीरे धीरे जो वो कीमत बढ़ती जाएगी, यानी विनिमय दर वो वापस से बढ़नी शुरू हो जाएगी और दोबारा से जो ये ओ आर के बराबर आकर के संतुलन में हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर कभी भी संतुलित विनिमय दर से ऊपर या नीचे विनिमय दर निर्धारित होती है तो मांग और पूर्ति में इस प्रकार से परिवर्तन होता है कि दोबारा वापस जो है ये संतुलित विनिमय दर पर ही आ जाती है। अब हम जो है सेल्फ असेसमेंट देखते हैं कि अब तक हमने जो टॉपिक किया है वो टॉपिक कितना समझ में आया आपको। अगर यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चन है, अगर उनके जवाब आपको आते हैं तो इसका मतलब टॉपिक क्लियर है, और अगर इनके जवाब आप मेरे को नहीं आते हैं तो इसका मतलब आपको इसको दोबारा समझने की आवश्यकता है। पहला, स्थिर विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, लोचशील विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, और विदेशी विनिमय की मांग क्यों की जाती है, और विदेशी विनिमय की पूर्ति है वो कब होती है। तो ये अगर चारों क्वेश्चन आपको आते हैं तो आज का टॉपिक क्लियर है, अदरवाइज आप इसको दोबारा देखिएगा, दोबारा समझिएगा। और इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।